नमस्कार। आज हम बात करेंगे एशिया पावर इंडेक्स 2025 के विषय में, क्योंकि एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया गया है और इसमें भारत ने तीसरा स्थान सुनिश्चित किया है। भारत इससे पहले अपने जिस कैटेगरी में था उस कैटेगरी से वो वृद्धि करते हुए मेजर पावर की श्रेणी में भी पहुंच चुका है। तो इस तरह से ये न्यूज हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स होता क्या है, साथ साथ भारत की इस छलांग के अलावा एशिया के अन्य देशों की इसमें स्थिति क्या है। तो चलिए एक एक करके विस्तार से इसको समझते हैं। तो खबर हमारी यही है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया गया और भारत पहली बार इस मेजर पावर की श्रेणी में पहुंचता है। मेजर पावर की श्रेणी क्या होती है उसको भी आपको बताएंगे। तो इस श्रेणी में पहुंचने की वजह से ही यह खबर हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एशिया पावर इंडेक्स के विषय में। क्या होता है एशिया पावर इंडेक्स? तो देखिए, एशिया पावर इंडेक्स एक पहली बार भारत मेजर पावर की जो श्रेणी बनाई गई, जो कैटेगरी बनाई गई है, उसमें पहुंचने की वजह से ही भारत भारत के इस श्रेणी में पहुंचने की वजह से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव जो पावर स्कोर होता है वो 100 स्कोर इसमें टोटल होता है और 100 में जो कॉम्प्रिहेंसिव पावर स्कोर है अगर 40 या उसके ऊपर पहुंचता है तो कोई भी देश की जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, मेजर पावर होगी। तो मेजर पावर की श्रेणी में इससे पहले अगर आप देखेंगे तो अमेरिका है और अमेरिका के अलावा दूसरे पायदान पर कौन सा है? अमेरिका के अलावा दूसरे पायदान पर आपको चीन दिखाई देगा और चीन के बाद अब भारत भी इसी श्रेणी में पहुंच गया है, यानी कि 40 या उससे ज्यादा स्कोर वाले 3 देश हो गए हैं और इन्हीं को मेजर पावर की कैटेगरी कही जा रही है। इस तरह से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब एशिया की जो समग्र शक्ति होती है उसका वार्षिक आकलन ये करता है और ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। तो याद रखिएगा, इसको किसने तैयार किया है? तो इसको तैयार करने का काम जिसने किया है वो ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है और लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अब इस लोवी इंस्टीट्यूट ने जो इसको तैयार किया है, इसमें किस चीज का मापन किया जाता है? तो मापन इसमें यह किया जाता है कि जो एशिया का जो क्षेत्र है इसमें समग्र शक्ति जो है वो कई श्रेणियां होती हैं, उसकी कई कैटेगरी होती है, उसमें मापन किया जाता है और ये देखा जाता है कि इस एशिया के क्षेत्र में कौन सा देश कितने बेहतर कंडीशन में है। अब देखिए, यहाँ पर जो भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है उसी की वजह से 40 प्लस या 40 का स्कोर का जो पैमाना है उसको वहां तक पहुंचने में भारत सफलता प्राप्त किया है। जैसे भारत की आर्थिक वृद्धि ठीक रही है और बढ़ती सैन्य क्षमता, विशेष तौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके बाद से भारत का जो डिफेंस रेटिंग है वो काफी बेहतर हुआ और उसने भारत को इस श्रेणी में यानी मेजर पावर की श्रेणी में पहुंचने में काफी हेल्प किया है। तो पहली बार भारत यहां पर पहुंचता है। अब देखिए, ये कौन सा संस्करण था ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सातवां संस्करण था और हर वर्ष इसका आकलन होता है, तो ये सातवां संस्करण था और इसमें 27 देश कुल हैं, देश और क्षेत्र। तो 27 कंट्रीज या फिर जो क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल हैं जिनको मूल्यांकन किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है। और साथ साथ 8 श्रेणियां हैं, कैटेगरी है और इन 8 कैटेगरी के अलावा इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो लगभग 131 पैरामीटर्स हैं। तो 131 पैरामीटर्स के आधार पर 8 श्रेणियों में ये मापन किया जाता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि कौन सा देश या क्षेत्र किस श्रेणी में आता है। अब इसमें इन 8 जो श्रेणियां हैं उसकी अगर बात करें तो ये देखा जाएगा कि आर्थिक क्षमता कितनी बेहतर है किसी देश की, साथ साथ वहां पर लचीलापन उसमें कितना है, फ्यूचर उसमें रिसोर्स कैसे हैं, साथ साथ जो डिप्लोमेटिक इफेक्ट होता है यानी कि जो कूटनीतिक प्रभाव है वो कितना है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, रक्षा नेटवर्क कैसा है, आर्थिक संबंध कैसा है इत्यादि। तो ये आप जान गए कि इसके आधार पर ही, इन्हीं श्रेणियों के आधार पर और 131 पैरामीटर्स के आधार पर एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं एशिया पावर इंडेक्स जो जारी किया गया 2025 का, इसमें भारत की स्थिति को थोड़ा सा हम विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारत की स्थिति अगर हम पिछली बार देखें, वर्ष 2024 में इसकी स्थिति क्या थी, तो 24 में इसकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो वहां पर इसका जो स्कोर था वो कितना था, तो 39.1 था। यानी कि अभी का जो स्कोर है 2025 का जो स्कोर है वो कितना है, तो वो है आपका 40। यानी कि इसमें 0.9 की छलांग दिखाई दे रही है और इसको अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 2% की आपको छलांग दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि पिछली बार से भारत का जो स्कोर है उसमें 2% की छलांग दिखाई दे रही है या 0.9 की छलांग दिखाई दे रही है। और भारत पिछली बार अगर आप देखेंगे तो मिडिल पावर की श्रेणी में था, मध्यम जो शक्ति है उसकी श्रेणी में था और इस बार ये मेजर पावर की श्रेणी में पहुंचता है। अब 27 देश जो इसमें शामिल हैं जिनको मापा जाता है उसमें भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका और चीन इससे आगे है।
अब भारत ने किस किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, तो आर्थिक प्रदर्शन भारत का बेहतर रहा, सैन्य क्षमता में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया, इसके अलावा निवेश आकर्षण को देखें तो बेहतर किया, सांस्कृतिक प्रभाव में बेहतर हुआ, लेकिन कुछ चुनौतियां भी रही हैं, तो उस पर भी एक करके उन कारकों पर विचार करते हैं कि वो कारक कौन कौन से थे जो कि भारत को यहाँ तक पहुंचने में सहायक रहे हैं। तो देखिए भारत की इस श्रेणी में पहुंचने में जिन कारकों का योगदान है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किस कारक का, तो सबसे पहले बात करेंगे हम आर्थिक कारक का। अगर आर्थिक कारक की बात करें तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत अगर इस समय आप देखें तो यूएसए के बाद जो इनवर्ड इन्वेस्टमेंट आता है, यानी कि बाहर से विदेशों से जो निवेश आ रहा है, यूएसए के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। अब इस तरह से अगर एक और एंगल से आप देखें तो जो सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन में जितना डाइवर्सिफिकेशन, जितना डाइवर्सिफाई होगा सप्लाई चेन, यानी जितनी विविधता होगी, तो वो देश जो है, अगर किसी देश से आपके रिलेशन खराब होते हैं लेकिन सप्लाई चेन अगर आपका किसी और देश के माध्यम से भी जाता है तो आपकी आर्थिक प्रगति नहीं रुकेगी। तो भारत का जो सप्लाई चेन है उसमें विविधता होने की वजह से भी भारत आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो आर्थिक प्रदर्शन में बेहतर रहा है, आर्थिक प्रभाव इसका ठीक ठाक रहा है। स्थिर मैक्रो इकोनॉमी यहाँ की है, जीडीपी की जो स्थिर रेट आपको दिखाई दे रहा है, ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है, वो भी एक कारण है। इसकी वजह से जो सप्लाई चेन में अगर डाइवर्सिफाई होगा तो उससे जो निवेशक होते हैं उनका भरोसा बढ़ता है, और उनके भरोसे के बढ़ने की वजह से आप देखें तो आर्थिक क्षमता में अभी भारत ने जापान को पीछे करते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत ने यहाँ पर भी एक लीड भारत को दिखाई दे रही है। इस तरह से इकोनॉमिक रिलेशन इंडेक्स में आप देखेंगे तो भारत का स्थान 9वां है, 9th है। तो इस तरह से निवेशकों का भरोसा आप कह लें, सप्लाई चेन की विविधता कह लें, इस आर्थिक प्रभाव में भारत ने अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। दूसरा जो क्षेत्र है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसमें भारत की शाख काफी सुधरती दिखाई दे रही है, वो है सैन्य। तो सैन्य क्षेत्र की अगर बात करें तो इस सैन्य प्रभाव भारत ने इसमें 2.8 अंकों की बढ़त यहाँ पर भारत को दिखाई दे रही है। कितने अंकों की बढ़त दिखाई दे रही है? 2.8। यानी कि ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ तो भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना वहां पर साधा। तो भारत की जो ऑपरेशन की दक्षता है वो यहाँ से प्रमाणित हुई, और वो सैन्य भारत की जो आप देख रहे हैं अंकों में जो बढ़त है उसके बढ़ने में सहायक हुई। इसके अलावा सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के दृष्टिकोण से देखें, वहां भी भारत को ठीक ठाक स्थिति है, क्योंकि पर्यटन हब के रूप में भारत दिखाई दे रहा है। यहाँ से पर्यटक, विद्यार्थी हो, यात्री हो, या नई उड़ानें शुरू होने से इन चीजों का, पर्यटन का बढ़ता हब के तौर पर भारत जो बढ़ रहा है, तो वो इसके सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के तौर पर भी इसकी स्थिति को मजबूत बनाता है। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर भविष्य के संसाधन के तौर पर अगर आप देखें तो भारत के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? भारत के पास युवा जनसंख्या का एक मास, यानी कि एक बड़ा रोल, युवा जनसंख्या भारत के पास ज्यादा होना, ये भारत की एक भविष्य के संसाधन को दर्शाती हुई स्थिति है। अब तकनीकी तैयारी भी भारत की बेहतर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो संस्थागत, यानी कि जो आप कह सकते हैं संस्थागत क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो भी भारत में पर्याप्त है। तो ये भारत का भविष्य के संसाधन को देखते हुए एक मजबूत स्थिति है जिसने भारत को यहाँ रेटिंग दिलाने में सहायता की है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी, जैसे चुनौतियों के तौर पर अगर आप देखें तो भारत का रक्षा नेटवर्क अभी भी खराब है। तो रक्षा नेटवर्क जो है ये एक प्रमुख चुनौती है, इसको आप देखें ध्यान से। अगर रक्षा नेटवर्क की आप बात करेंगे तो भारत जैसे देश से बेहतर स्थिति रक्षा नेटवर्क की हमारी जो स्थिति है उसमें अगर आप देखेंगे तो हम 11वें पायदान पर हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से, इस इंडेक्स के हिसाब से। अब इसमें भारत से ज्यादा अच्छी स्थिति रक्षा नेटवर्क में फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देशों की है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दूसरा आप देखें तो कूटनीतिक शक्ति का जो प्रभाव है उसमें भी भारत में हल्का सुधार यद्यपि देखा गया है भारत की तरफ से, लेकिन इसमें भी काम करने की जरूरत है। वो भी भारत की जितनी क्षमता है उसके हिसाब से एक चुनौती के तौर पर उस श्रेणी में हम इसको देख सकते हैं। तो रक्षा नेटवर्क, और दूसरा आप कह सकते हैं कि कूटनीति के स्तर पर जो कूटनीतिक प्रभाव है उस पर अभी काम करने की जरूरत है। भारत की क्षमताओं के हिसाब से अपेक्षित प्रगति वहां पर दिखाई नहीं देती है। अब जरा सा नजर डालते हैं कि भारत के आसपास, क्योंकि एशिया की तस्वीर ये प्रस्तुत करने वाला ये पूरा का पूरा इंडेक्स है, तो यहाँ जरा आसपास अन्य एशिया के जो देश हैं उनकी स्थिति भी देखते हैं। देखिए इसमें आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब बात एशिया का ये इंडेक्स है तो इसमें अमेरिका कहाँ से आ गया? तो देखिए अमेरिका यद्यपि एशिया का हिस्सा नहीं है, फिर भी अमेरिका का इस क्षेत्र में जो बड़ा प्रभाव है उसकी वजह से इस इंडेक्स में अमेरिका को भी शामिल किया जाता है। तो ये आप याद रखिए, तो अमेरिका इस इंडेक्स में इसी वजह से शामिल है। तो देखिए अमेरिका जरूर, इसका स्कोर अभी भी सबसे ज्यादा है, 80.5 है, सबसे ऊपर काबिज है। लेकिन अगर पिछले बार से अमेरिका की स्थिति आप जब देखेंगे तो उसमें गिरावट है। कितनी गिरावट है? तो 1.2 अंकों की गिरावट है।
और इस गिरावट को पाटने की कोशिश लगातार कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। चीन देखिए 73.7 इसका स्कोर है और अमेरिका से थोड़े ही नीचे ये रहा है। तो चीन जो है, अगर इसके स्कोर को आप देखेंगे तो ये लगातार बढ़ रहा है। अब इस तरह से भारत का स्कोर भी आप देखें, भारत ऊपर से जो टॉप 3 है, ये जो है मेजर पावर की श्रेणी में है, भारत, चीन और अमेरिका, जिसमें अमेरिका पहले, चीन दूसरे और भारत तीसरे पर है। जापान का देखें स्कोर तो 38.8 है, रूस देखें तो 32.1, ऑस्ट्रेलिया 31.8, दक्षिण कोरिया 31.5, सिंगापुर और इंडोनेशिया, मलेशिया का स्कोर क्रमशः यहाँ टॉप 10 का स्कोर यहाँ पर दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि दूर दूर तक कहीं पर पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो क्या है? वो 16वें स्थान पर है इस इंडेक्स के माध्यम से। जब समग्र मूल्यांकन किया गया है तो उसमें इन सारे पैमानों के बाद जो अमेरिका है वो 16वें स्थान पर है और इसको स्कोर की अगर बात करेंगे तो मात्र 14.1 उसका स्कोर है, 14.5 उसका स्कोर है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पाकिस्तान 16वें स्थान पर बना हुआ है। अब देखिए ये तो हो गई चुनौतियां। अब एशिया में जो स्थिति है उस स्थिति में अगर आप देखें तो चीन जो है जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा ऐसा लग रहा है। लेकिन भारत की ग्रोथ, यद्यपि भारत तीसरे स्थान पर है, लेकिन भारत और चीन के बीच में अभी जो गैप है उस गैप को भरने की आवश्यकता है। फिलहाल इस इंडेक्स में कुछ ऐसी चुनौतियां भारत के लिए हैं जिस पर भारत काम करे अगर, तो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत के इस रैंक के सुधरने को इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें रूस की भी स्थिति अगर आप देखेंगे तो रूस भी भारत से यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है, जो कि भारत के लिए सुखद हम कह सकते हैं बात है। ये तो रही भारत के लिहाज से, इस इंडेक्स के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बात। अब एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए और है कि अब दृष्टि आईएएस यानी दृष्टि परिवार आपको मिलेगा रांची में भी। तो अपनी तैयारी चाहे जेपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, उसको करने के लिए अब रांची सेंटर बिल्कुल तैयार है, आप वहां से भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना है कि बजट की वजह से अगर आप दृष्टि आईएएस से नहीं जुड़ पा रहे थे तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 24,999 रुपए में 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर एक ऐसा कोर्स जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी कहीं से भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और केवल 14 महीने में जीएस की कंप्लीट तैयारी होगी इस जीएस फाउंडेशन, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। जैसा कि इसका नाम ही है, स्टूडियो से है, तो इसकी गुणवत्ता बेहतर होगी और इसमें एडमिशन प्रारंभ हो गया है। 27, 28, 29 की तैयारी अगर यूपीएससी की आप करना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके बैच की शुरुआत कब हो रही है? तो 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम और 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम की जो बैच की शुरुआत है वो हो रही है। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। डीएलपी यानी दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर इस कोर्स के डिटेल्स को देख सकते हैं। वैसे आपको हम बताते हैं कि इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव मिलेंगी। 18 मार्च माह तक इस कोर्स की वैलिडिटी है, जितनी बार चाहे उतनी बार इस कोर्स को आप देख सकते हैं। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी लिखा जाता है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी ताकि आपकी रिवीजन को धार मिल सके। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा है, कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं। 18 क्लास टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस का मिलने वाला है। प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको मिलेंगे और सबसे बड़ी चीज कि 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स का आपको एक्सेस दिया जाएगा। साथ ही साथ इसका आपको मैटर भी प्रदान किया जाएगा, तो करंट अफेयर्स की भी टेंशन आपको नहीं है। और 14 माह में 18 माह की वैलिडिटी के साथ इस कोर्स के माध्यम से आपको कम समय में अपनी बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी जॉब में हैं या आप ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं तो इस कोर्स से बेहतर आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली कोर्स कुछ भी नहीं है। तो नंबर हमारा याद रखेंगे आप 8750187501, इस पर आप कॉल करिए। विस्तार से और जानकारी चाहते हैं तो जानकारी ले सकते हैं। अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की और इसकी जिम्मेदारी होती है हमेशा की तरह आपके ऊपर। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में किस देश को सबसे शक्तिशाली माना गया? विकल्प आपके सामने है, चीन, भारत, जापान या अमेरिका। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।